गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th की हिंदी में रीढ़ की हड्डी नामक चैप्टर के अगले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चौथे प्रश्न से पिछले पार्ट में हमने 3 प्रश्नों का अध्ययन किया था। तो ये जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित रीढ़ की हड्डी नामक पाठ से हम आज प्रश्न नंबर 4 से उसके आगे के प्रश्नों का उत्तर पढ़ेंगे। तो आइए इन प्रश्नों का उत्तर देखने से पहले हम आपको बता दें कि अभी तक यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। हमें भी कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आइए हम सर्वप्रथम इस पाठ पर आधारित पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो है इस पार्ट का पहला और पाठ का चौथा प्रश्न, ये कह रहा है कि गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। पूरा पाठ आपने पढ़ा है। पाठ में रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद के चरित्र को आपने अच्छी तरह से देखा है। तो अब आपको बताना है कि चूँकि एक गलती यहाँ पर दोनों ने की है। गोपाल प्रसाद ने विवाह के लिए बिजनेस शब्द का प्रयोग किया था, आपको याद होगा, क्योंकि जब कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं तो गोपाल प्रसाद रामस्वरूप जी से कहते हैं कि चलिए कुछ बिजनेस की बात कर ली जाए, तो बिजनेस मान रहे हैं विवाह को। दूसरी तरफ गोपाल प्रसाद जी ने रामस्वरूप जी ने अपनी बेटी को बीए तक की शिक्षा दिलवाई है, लेकिन उसे वह गोपाल प्रसाद से केवल मैट्रिक तक पढ़ी हुई ही बताते हैं, अर्थात उसकी आगे की शिक्षा को छिपा लेते हैं। तो ये गलती रामस्वरूप जी ने की है। तो दोनों अपराधी हैं समान रूप से कि नहीं? ठीक ना। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। अगर देखा जाए तो गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं, लेकिन रामस्वरूप का अपराध गोपाल प्रसाद की अपेक्षा कुछ कम है, क्योंकि गोपाल प्रसाद जो है वह विवाह को बिजनेस की तरह मानते हैं। वह विवाह की पवित्रता और उसका मूल्य उनके लिए सौदे से कम नहीं था। वह अपने बेटे के लिए ऐसी पुत्र वधू लाना चाहते थे जो उनके इशारों पर चले। वह सौदा करने से पहले उसकी जांच पड़ताल कर तसल्ली कर लेना चाहते थे कि हमारा सौदा सही है या नहीं सही है। ठीक है ना। और दूसरी तरफ रामस्वरूप जी जो हैं वो अपनी पुत्री को उच्च शिक्षा दिलवाते हैं और वे इस पर गर्व भी करते हैं, लेकिन उसके विवाह के लिए वे उसकी उच्च शिक्षा को छिपाने की कोशिश करते हैं। यद्यपि यहाँ पर उनकी मजबूरी थी कि बेटी को अच्छा घर और वर दिलाने की मजबूरी थी उन पर, परंतु यह उचित नहीं था कि वे अपनी पुत्री को ऐसे घर में सौंपने को तैयार हो गए जहां उसकी शिक्षा का कोई मूल्य ही नहीं था। तो इतनी गलती रामस्वरूप जी की भी थी, लेकिन इनके सामने थोड़ी मजबूरी थी, कोई अपनी बेटी के लिए अच्छा घर और वर चाहते थे, इस कारण उन्होंने शिक्षा छिपाई। इसीलिए गोपाल प्रसाद की अपेक्षा उनका जो अपराध है वो थोड़ा सा कम है। ओके बच्चों, ये था चौथे प्रश्न का उत्तर। आइए अब हम पांचवें प्रश्न का उत्तर देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है, आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? पाठ का नाम आपने रीढ़ की हड्डी पढ़ा, और उमा ने जाते समय गोपाल प्रसाद से कहा भी था कि जाइए और पहले चेक कीजिए कि आपके बेटे के बैकबोन है कि नहीं है। इसके पास बैकबोन नहीं है ऐसा कहकर कॉलेज के विद्यार्थी भी उसको चिढ़ाते थे। ठीक है ना। तो उमा ने भी अंत में यह कथन रामस्वरूप गोपाल प्रसाद जी से कहा। तो आइए अब हम इसका उत्तर देखते हैं कि वो इस कथन के द्वारा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, किस कथन के द्वारा किस कमी की तरफ वो शंकर के इशारा करना चाहती है। तो देखिए, मुख्य रूप से इस पाठ में जो पढ़ने से हमारे सामने आया है वो 3 कमियां हैं। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे
कि उमा ने इस कथन के द्वारा शंकर की निम्न कमियों की तरफ इशारा किया है। जैसे पहला है कि शंकर एक चरित्रहीन व्यक्ति था जो हमेशा लड़कियों का पीछा करते हुए हॉस्टल तक पहुंच जाता था। ठीक है ना, ये उसकी पहली कमी है। दूसरी कमी, शंकर की झुकी हुई पीठ की तरफ इशारा करती है। कहती है कि उसके स्वास्थ्य की ओर ध्यान दीजिए, जिसके कारण वह हमेशा बीमार रहता है और यहाँ तक कि वह सीधे बैठ भी नहीं पाता है। ये उसकी दूसरी कमी की तरफ उसने इशारा किया था। ठीक है ना। और तीसरी कमी यह है कि शंकर जो है वह आत्मनिर्भर नहीं है, वह अपने पिता पर पूरी तरह से आश्रित है। उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, अर्थात उसकी अपनी कोई इच्छा या मर्जी नहीं चलती है। अर्थात वो अभी तक इतना पढ़ने के बावजूद भी अपने पिता की बातों में हाँ में हाँ ही मिला रहा है, वो पूरी तरह से पिता पर ही आश्रित है। ठीक ना। इन तीन कमियों की तरफ उमा ने इस कथन के माध्यम से इशारा किया था। ओके, अब आइए हम छठा प्रश्न देखते हैं और इस पार्ट का तीसरा प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न कह रहा है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। यानी दोनों का चरित्र आपने पढ़ा इस पाठ में, शंकर और उमा का। तो अब आपको तर्क यह देना है, तर्क सहित बताना है कि समाज में किसकी ज़रूरत है। शंकर जैसे लड़कों की आवश्यकता है, शंकर जैसे लड़कों वाले व्यक्तित्व की, अथवा उमा जैसी लड़की वाले व्यक्तित्व की आवश्यकता है। ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, इसके उत्तर में लिख देंगे हम कि उमा जैसे व्यक्तित्व की ही समाज को आवश्यकता है, क्योंकि वह निडर और साहसी है। जहाँ वह एक ओर माता पिता का सम्मान करते हुए वह गोपाल प्रसाद और शंकर के सम्मुख जाकर खड़ी हो जाती है और उनके कहने पर गीत आदि भी गाती है, वहीं दूसरी तरफ वह गोपाल प्रसाद को उनकी कमियों की तरफ निर्भयतापूर्वक इशारा भी करती है। ठीक है। जैसे आपने देखा अंत में कि निडरतापूर्वक उसने कहा कि ठीक है, जाइए जाइए और अब चेक कीजिए कि आपके बेटे के बैकबोन है भी कि नहीं है। यह लड़कियों के हॉस्टल के चारों तरफ इर्द गिर्द चक्कर काटते हुए पकड़ा गया था और भगाया गया। ठीक है ना। तो इन सब कमियों की तरफ वो शंकर के निर्भयतापूर्वक निडरतापूर्वक बताती है। ठीक है ना। तो इसके उत्तर में आप लिख देंगे, उमा जैसा व्यक्तित्व ही समाज के लिए सही है, क्योंकि वह निडर और साहसी है। जहाँ एक तरफ वह माता पिता का सम्मान करते हुए गोपाल प्रसाद और शंकर के सम्मुख खड़ी हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ वह गोपाल प्रसाद को उनकी कमियों का निडरतापूर्वक एहसास भी कराती है। उसमें आत्मसम्मान की भावना है। ठीक ना। इसलिए हमें उमा जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। फिर से आपको बता दें, कभी तक यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे आपके मित्र भी इससे पूरा लाभ ले सकें, और कमेंट करके हमें भी यह बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।